हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियां भाग 24। शगुन से पैसे लेकर गोलू मिश्रा जी के घर से चला गया। हालांकि मिश्रा जी भी उसे पैसे देने के लिए ही सीढ़ियों पर खड़े थे, पर गोलू तो गोलू है। शगुन से पैसे मिलने के बाद वह मिश्रा जी के सामने से इतराते हुए गुजरा। मिश्रा जी अंदर चले आए। गुड्डू खाना खा चुका था। वह उठा, अपनी पत्तल उठाई और पीछे आंगन की तरफ चला आया। उसने जूठी पत्तल रखी और हाथ धोने लगा। हाथ धोकर जैसे ही गुड्डू पलटा, पीछे खड़ी शगुन ने हाथ पोंछने के लिए तौलिया उसकी तरफ बढ़ा दिया। गुड्डू ने शगुन को एक नजर देखा और अपने गीले हाथों को अपने शर्ट से पोंछकर वहां से चला गया। शगुन से बिना कहे गुड्डू ने उसे यह एहसास दिला दिया कि वह उससे नाराज है। शगुन समझ गई कि गुड्डू उससे नाराज है। वह वहीं खड़ी गुड्डू को जाते हुए देखती रही। तभी मिश्रा जी ने शगुन को आवाज दी, शगुन बिटिया। शगुन की तंद्रा टूटी। वह मिश्रा जी की तरफ चली आई। उसने मिश्रा जी के सामने आकर कहा, जी पापा जी। मिश्रा जी ने एक नजर शगुन को देखा और फिर नजरें झुकाकर कहने लगे, आदर्श बाबू ने आज जो बदतमीजी की, उसके लिए हम माफी चाहते हैं बिटिया। हम चाहते तो उन्हें उसी वक्त जवाब दे सकते थे, लेकिन चीजें पहले ही इतनी बिगड़ी हुई है कि हम और नहीं चाहते। कल अम्मा की तिये की बैठक है। इसके बाद एक बार अम्मा के दिन पूरे हो जाए, ओके बाद हम आदर्श बाबू से बात करेंगे। तब तक हम बस थोड़ा मजबूर है बिटिया। उन्होंने जो कहा उसके लिए हम हाथ। कहते हुए मिश्रा जी ने जैसे ही शगुन के सामने हाथ जोड़े, शगुन ने मिश्रा जी के हाथों को थाम लिया और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं पापा जी? फूफा जी ने जो कहा उसका जवाब उन्हें मिल चुका है। मैं जानती हूँ वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि आपको परेशान कर सके। उनके लिए आपको मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मेरे पिता की तरह हैं। मुझसे माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शगुन की समझदारी भरी बातें सुनकर मिश्रा जी की आंखें नम हो गई और उन्होंने शगुन के सर पर हाथ रखकर कहा, गुड्डू के लिए तुम्हें जीवन साथी रूप में चुनना हमारे जीवन का सबसे बढ़िया फैसला रहा बिटिया। खुश रहो और अपना ख्याल रखो। आप परेशान मत होइए पापा जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ चीजें अभी सही नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप गलत नहीं हो सकते। शगुन ने विश्वास भरे स्वर में कहा, आनंद चाचा, ये राशन का सामान आया है, कहाँ रखवाएं? और वो रिक्शा वाले को पैसा भी देना है। रोशनी की भाई ने आकर कहा तो मिश्रा जी ने शगुन से अंदर जाने को कहा और खुद बाहर चले आए। शगुन अंदर चली आई। गुड्डू उससे नाराज था और घर में इतने लोगों के बीच उसके पीछे पीछे मनाते हुए उसे घूमना शगुन को अच्छा नहीं लग रहा था। वह गुड्डू को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर वेदी के कमरे में चली आई। शगुन ने देखा खिड़की के पास खड़ी वेदी फोन पर किसी से बात कर रही थी। शगुन उसके पीछे आई और उसके हाथ से फोन लेकर स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर अमन का नाम देखकर शगुन ने वेदी की तरफ देखा तो वेदी ने अपनी नजरें झुका ली। कब से चल रहा है ये सब? शगुन ने थोड़ा कठोरता से पूछा। वो भाभी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम बस अच्छे दोस्त हैं। वेदी ने घबराकर धीमे स्वर में कहा। अच्छा वेदी, भूलो मत मैं तुम्हारी भाभी हूं और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। अब बताओ क्या बात है? शगुन ने कहा। शगुन को कठोर होते देखकर वेदी ने कहा, मैं और अमन एक दूसरे को पसंद करते हैं भाभी। पहले हम दोनों दोस्त थे, लेकिन प्रीति की शादी में हमें एहसास हुआ कि हम अमन के बिना नहीं रह सकते। सॉरी भाभी, हमने आपसे ये सब छुपाया। शगुन ने सुना तो वेदी अमन को पसंद करती है तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन बाहर से खुद को कठोर दिखाते हुए कहा, वेदी तुम जानती हो ना, पहले भी तुमने आंख बंद करके एक लड़के पर भरोसा किया था और उसने, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, तुम्हें इतनी जल्दी किसी लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं और इन सब में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अमन की बाहर पढ़ाई करने गया है, लेकिन तुम दोनों तो फोन में बिजी हो। बहुत गलत बात है वेदी। दादी माँ के दिन पूरे हो जाएं, फिर मैं खुद पिताजी से अमन को लेकर बात करूंगी। तब तक ये बातें थोड़ी कम करो, समझी? समझ गई भाभी, वेदी ने सर झुकाकर कहा, जबकि मन ही मन अमन को लेकर खुश हो रही थी। वेदी को चुप देखकर शगुन ने कहा, छत पर सूखने के लिए कपड़े डाले थे, तुम ले आओगी? हाँ भाभी, हम ले आते हैं।
वेदी ने कहा और वहां से चली गई। शगुन जैसे ही जाने के लिए पलटी, मिश्राइन कमरे में आई और कहा, अरे शगुन, जे जरा सिल दोगी? जी लाइए, शगुन ने कहा और खड़े खड़े ही हाथ से टांका लगाने लगी। मिश्राइन ने देखा तो कहा, अरे बिटिया आराम से बैठकर करो, हम जरा आते हैं। शगुन बिस्तर पर आ बैठी और मिश्राइन बाहर चली गई। वेदी कपड़े लेने छत पर आई। नीचे शगुन ने उसे अमन से बात करने को लेकर जो डांट लगाई थी, वेदी उसी बारे में सोच रही थी। कपड़े उतारते उतारते वेदी की नजर दीवार पर बैठे गुड्डू पर पड़ी। गुड्डू उदास सा दीवार पर बैठा था। वेदी तार से उतारे आधे कपड़े लेकर ही गुड्डू के पास चली आई और उसके बगल में खड़े होकर कहा, क्या हुआ गुड्डू भैया, ऐसे अकेले यहाँ काहे बैठे हो? पिताजी ने फिर से कुछ कहा का? गुड्डू ने बगल में खड़ी वेदी को देखा और कहा, पिताजी के अलावा भी बहुत लोग हैं घर में हमारा दिल दुखाने के लिए। कहीं आप फूफा के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे फूफा तो है ही बकलौल, उनकी बात पर का इतना विचार करना। पर हाँ, आज उन्होंने शगुन भाभी के लिए जो कहा वो तो बहुत गलत था। वो वक्त तो हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा उन पर। वेदी ने मुंह बनाकर कहा। गुड्डू ने जैसे ही वेदी के मुंह से शगुन का नाम सुना, उसकी तरफ देखा और थोड़ा चिढ़कर कहा, हाँ लेकिन ओ की बात शगुन का की वो नहीं देखी तुम? फूफा ने चाय मांगी तो शगुन बनाने भी चली गई। क्या जरूरत थी फूफा की बात मानने की? अच्छा, तो आप शगुन भाभी की वजह से गुस्सा हैं? वैसे आज उन्होंने हमें भी डांट दिया। वेदी ने मायूस होकर कहा, देखा हम तो जानते ही थे, कहा है कि मास्टरनी है ना वो, तो ओ को लगता है दुनिया भर का सारा ज्ञान तो उनके अंदर ही है, बस जब देखो तब लेक्चर दे देंगी। गुड्डू ने चिढ़कर कहा। शगुन के लिए उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। वेदी पति पत्नी के झगड़े में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए कहा, आपकी पत्नी है, आप संभालो, हम तो चले कपड़े लेने। गुड्डू ने वेदी की चोटी पकड़कर उसे पीछे खींचा और कहा, वो बाद में, पहले बताओ तुम्हें काहे डांट लगाई? वेदी ने गुड्डू को सब बता दिया तो गुड्डू ने कहा, हाँ तो फिर सही डांट लगाई ना उसने तुम्हें। पढ़ाई के वक्त तुम और वो अमनवा फोन पर वक्त बर्बाद कर रहे हो, जो ठीक बात ना है। अरे अभी तो आप शगुन भाभी से गुस्सा थे और अब आप उनकी साइड ले रहे हैं, वेदी ने कहा। देखो वेदिया, पति पत्नी से कितना भी गुस्सा हो, नाराज हो, रहता उसी की साइड है। चलो नीचे जाओ, गुड्डू ने कहा। जोरू का गुलाम, वेदी ने धीरे से कहा। का गई तुम? गुड्डू ने कहा। कुछ नहीं, हमने तो कहा कि जो हुक्म भैया, हम वो कपड़े ले जाते हैं, कहकर वेदी वहां से चली गई। गुड्डू शगुन के बारे में सोचने लगा और खुद में ही बड़बड़ाया, देखा इट्ठो बार हमको मनाने तक नहीं आई। पहले जब हमें कुछ याद नहीं था तब कैसे हमारी हर बात मानती थी, हमें मनाते रहती थी, और जब से हमका सब याद आया है, चला कोनो इज्जत ही नहीं है। मनाना तो दूर, इट्ठो बार बात करने तक नहीं आई। सच में कितनी बदल गई हो शगुन। अरे गुड्डू, अकेले में बैठकर का बड़बड़ा रहे हो? अपनी छत पर खड़े सोनू भैया ने कहा। गुड्डू ने गर्दन घुमाकर सोनू भैया को देखा और कहा, कुछ नहीं। अरे देखे हम अभी अभी तो तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे, बताओ बताओ क्या बात है? सोनू भैया ने कहा। गुड्डू शगुन से नाराज था और इसका असर दिखा उसकी बातों में। उसने सोनू भैया से चिढ़कर कहा, कहा है कि बूढ़ा गुजर गई है ना, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतने बढ़िया पड़ोसी काहे रखे उन्होंने, जिनको हमारी चरस भरी जिंदगी में हल चलाने का इतना शौक है कि बैल ना मिलने पर खुद ही गाड़ी में जुट कर आ जाते हैं। सोनू भैया ने सुना तो हैरानी से गुड्डू को देखने लगे और कहा, अबे क्या हुआ, फिर से कोनो कांड किए होगा गुड्डू? गुड्डू दीवार से उतरा और सोनू भैया की तरफ देखकर कहा, आदमी के जीवन का सबसे बड़ा कांड ही शादी है भैया, जिसका कोई हल नहीं है। सोनू भैया ने सुना तो समझ गए शगुन और गुड्डू के बीच में नोकझोंक हुई है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, जे कांड मा तो हमऊ भी कोनो सलाह ना दी है, अपने अपने कांड खुद ही संभालो। मिश्रा जी की आवाज देने पर गुड्डू वहां से चला गया और सोनू भैया अपनी छत पर घूमने लगे। गोलू पैसे लेकर मार्केट पहुंचा। वह खारी वाले के पास आया और 500 के 4 नोट उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, हमारा चैन। कौन सा चैन भैया? खारी वाले ने जैसे ही कहा
गोलू का हाथ अपने सीने पर बाईं तरफ चला गया और उसको हार्ट अटैक आते आते बचा। गोलू ने खारी वाले को देखा और कहा, हे चचा, झटका नहीं दो। सुबह तुम्हारा सामान बिखेरने के बदले में तुम हमें जो चेन अपने पास रखे थे, अरे हम पूरे 2000 भी लेकर आए हैं। जे देखो, हमारी चेन दई दो कहा है कि बिना चैन के घर गए ना तो हमारी मेहरारू हमारा चैन और सुकून दोनों छीन लेगी। कैसे भैया, कोनो अटैचमेंट है का उससे? खारी वाले ने गोलू के मजे लेते हुए पूछा। अरे बहुते बड़ा अटैचमेंट है चचा। वो चैन शादी माँ और के पिताजी से मिली है हमका। जब बिटिया लोगों का अपने पिताजी से बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है। चलो जब पैसे पकड़ो और चेन दो हमका, और भी बहुत काम है। गोलू ने एक बार फिर पैसे चाचा की तरफ बढ़ाकर कहा। खारी वाला मुस्कुराया और जेब से चैन निकालकर गोलू की तरफ बढ़ाकर कहा, जे लो भैया, हमारे जो लोहे का चेन रख के करेंगे भी का लोहे का चेन? अरे सोने का है चचा, वो भी पूरे 25 ग्राम का कुछ भी बकते हो। गोलू ने चेन लेकर कहा। अरे भैया, चीज देखकर बता देते हैं असली है कि नकली। नहीं ना यकीन होता तो जाकर किसी सुनार से पूछ लो, चचा ने कहा और अपने ठेले के सामने खड़े ग्राहकों को देखने लगे। खारी वाले ने गोलू को अब एक और नई टेंशन दे दी। गोलू ने चेन को देखा, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये नकली है। गोलू चेन लेकर वहां से सुनार की दुकान के बाहर चला गया। दुकान में जाने से पहले गोलू रुका और खुद में ही बड़बड़ाया, छह, कैसे आदमी हो, अपनी ही बीवी के बाप पर शक कर रहे हो। अरे वो तुमका नकली चेन थोड़े देंगे। कहते हुए गोलू वापस पलटा, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में फिर ख्याल आया और उसने कहा, अबे काहे का बाप, वो तो तुम्हारा पार्टियां साफ करने वाले थे गज्जू गुप्ता के साथ मिलकर, और पिताजी को भी शर्म ना आई, शर्मा के साथ हाथ मिलाए लिए। ओसे तो हम घर जाकर बात करी है। साला उनसे दिन में 20 गाली 10 झापड़ खाए हम, और उस शर्मा से हाथ मिलाकर हमरे ही खिलाफ हो गए। साला घर में ही भाजपा कांग्रेस खेल रहे हैं गज्जू गुप्ता। पहले ये पता कर लें कि असली है कि नकली। अगर असली हुई तो क्या बड़ी बात है। कानपुर में हर ससुर अपने दामाद को शादी में कोई ना कोई तोहफा देता ही है। और अगर नकली निकली तो माफ करना शर्मा जी, तमाशा तो होगा, वो भी बहुत तबीयत के साथ। गोलू दुकान के अंदर आया और सुनार को चेन देकर कहा, ए चचा, जरा देखकर तो बताओ ये असली है कि नकली। सुनार ने गोलू से चेन ली, बहुत ध्यान से उसे देखा। जब नहीं समझ आया तो उसे घिस कर देखा और फिर खामोशी से गोलू की तरफ देखने लगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या शर्मा जी ने गोलू को शादी में नकली चेन दी है, या फिर गोलू को हुई है कोई गलतफहमी? जानने के लिए सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।